students, I again welcome you all in the new session of EduSet telecast from Haryana Education Department. Myself Archana Arora, PGT Chemistry from GHSI Sonipat, Haryana. Dear students, we deal in this session with the class 12th chapter number 15 polymers part 3. This is the last part of this chapter, polymers. Copolymerization is the first topic in this session. The name suggests copolymerization. That means जहाँ दो या दो से ज़्यादा मोनोमर्स जुड़ते हैं इकट्ठे और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को जो हम पॉलीमर बनता है उसको हम कहते हैं कोपॉलीमर. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड copolymerization. Copolymerization can be prepared by both step growth polymerization as well as चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. देखिए बच्चों, इसी को डिस्कस करते हैं हम कि मोनोमरिक स्पीशीज दो तरह से काम कर सकती है. एक तो सिंगल वे में, मतलब सिंगल मोनोमर यूज करें तो वो क्या बनाती है, होमोपॉलीमर. और जब मोनोमरिक स्पीशीज मोर देन वन टाइप यूज करते हैं, हम सिंगल ना लेकर के दो या दो से ज्यादा लेते हैं, तो क्या बनता है, कोपॉलीमर. तो आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको एक डायग्राम भी बता दिया आपको. इसके बाद एग्जाम्पल लूंगी मैं पॉलीमराइजेशन का, बूना एस. दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, बूना एस. इसकी कुछ ट्रिक्स करेंगे हम बाद में, लेटर ऑन में बताती हूँ उनको याद करने की. बूना एस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ब्यूटाडाइन एंड एस फॉर स्टाइरिन. अब वो कैसे लर्न करेंगे वो हम बाद में देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के पॉलीमराइजेशन से बोना एस बनता है और दैट इज अ कोपॉलीमर. नाउ द डिफरेंस बिटवीन होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर. homopolymers are produced by, जैसे हमने अभी आपको बताया कि homopolymers are produced by using a single type of monomer and the copolymers are formed by using two or more different type of monomers. तो इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे होमोपॉलीमर्स में तो आप कितने एग्जाम्पल कर लीजिए. पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल हम पढ़ चुके हैं, पॉलीस्टाइरिन हम पढ़ सकते हैं, हम आपके जो है इसमें एन और आएगा, थोड़ा सा मिसिंग है. इसके बाद हम पॉलीथीन है. दीज आर ऑल होमोपॉलीमर जहाँ एक ही मोनोमर यूज होता है. बट जहाँ बूना एस है, बूना एन है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोपॉलीमर्स. लाइक अब इनकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं. जो होमोपॉलीमर होते हैं वो थोड़े से ब्रिटल होते हैं, मतलब वो जल्दी से टूट जाते हैं अगर गिरने के बाद, जबकि जो हमारे कोपॉलीमर होते हैं वो थोड़ी सी इलास्टोमेरिक प्रॉपर्टीज लेके जा चलते हैं और वो टफ होते हैं. वो मतलब उनके अंदर रिगेन करने की टेंडेंसी भी होती है अगर उनको थोड़ा सा, मतलब थोड़े से ब्रिटल नहीं होते, थोड़े से हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, वो इतनी आसानी से टूटते नहीं है. नेक्स्ट हम बात करें तो कोपॉलीमर्स की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो बेसिकली दे आर यूज्ड इन मेकिंग टायर्स बनाने में कोपॉलीमर्स यूज में आते हैं. इसके अलावा फुटवेयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं काफ़ी सारे, जो फुटवेयर में बहुत छोटी छोटी कुछ चीज़ें काम आती हैं, वो भी हमारी किससे बनती हैं, कोपॉलीमर्स से बनते हैं. उसके बाद फ्लोर टाइल्स बनाने में काम में आते हैं और केबल के इंसुलेशन में भी कोपॉलीमर्स काम में आते हैं बच्चों. इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रबर. रबर इज आर ऑफ टू टाइप्स, जो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. रबर है दो टाइप के, एक है नेचुरल रबर और एक है सिंथेटिक रबर. इसी में ही हम थोड़ी सी सेमी सिंथेटिक की बात करेंगे, जो कि हम प्रॉपर्टी नेचुरल रबर की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए बनाते हैं, वो मैं बताती हूँ आपको. वल्कनाइज्ड रबर वी विल डिस्कस ऑल्सो इन दिस सेशन. रबर इज अ नेचुरल पॉलीमर विच पॉजेसेस इलास्टिक प्रॉपर्टीज. बहुत सबको पता है कि रबर के अंदर बहुत अच्छी इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं और ये एक नेचुरल पॉलीमर है. अब हम डिस्कस करते हैं नेचुरल रबर को. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रबर. नाउ डिस्कस द नेचुरल रबर. फर्स्ट रबर, नेचुरल रबर जो है वो एक रबर जो है वो एक लेटेक्स, रबर ट्री में एक लेटेक्स करके एक सेमी सॉलिड सा होता है, व्हाइट कलर का एक पेस्ट सा, जो कि उसकी बाक
को छील करके बनाया जाता है, निकलता है, और वो एक तरह से कॉलिडल डिस्पर्शन होता है। डिस्पर्शन मीडियम्स होते हैं जो कि आपने 9th क्लास में पढ़े हैं। रबड़ इन वाटर का एक सॉल्यूशन होता है, एक तरह से डिस्पर्स्ड कोलाइड सॉल्यूशन होता है। और ये जो रबड़ है ये बार्क ऑफ रबर ट्री के लेटेक्स जो है वो कहाँ से मिलता है हमें, रबर ट्री की छाल में से मिलता है, बार्क में से मिलता है। और ये जो रबड़ है, ये जो ट्री है, ये जो प्रोसेस है, ये कहाँ ज़्यादातर होता है, इंडिया में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में और साउथ अमेरिका में होता है बच्चों। इसके बाद बात करेंगे हम नेचुरल रबड़ बनता कैसे है। बच्चों मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देना चाहूंगी, चाहे आप नेचुरल रबड़ पढ़ें, चाहे आप नियोप्रिन रबड़ पढ़ें, चाहे आप सिंथेटिक रबड़ में आप नेक्स्ट रबड़ पढ़ेंगे बूटाडाइन रबड़, आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे आपको मैंने एडिशन पॉलीमर में एक हिंट दिया था कि आप इथीन का एक स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उसी में कुछ कुछ चेंजेस करते जाइए, H को सब्स्टिट्यूट करते जाइए। H को सब्स्टिट्यूट किया था, Cn लगाया था, तो आपका क्या बन गया था, एक्रिलोनाइट्राइल बन गया था। आपने सारे H को रिप्लेस करके F लगा दिया, CF2 डबल बॉन्ड CF2 कर दिया, तो क्या बन गया बच्चों, टेफ्लॉन बन गया था, जो आपका टेट्राफ्लोरोइथीन बन गया था, मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। इसी तरह से नेचुरल रबर में, मतलब ये वो था होमोपॉलीमर, बट कोपॉलीमर के एग्जांपल्स में नेचुरल रबर में आप एक बेसिक फंडा याद कर लीजिए। आपने क्या याद रखना है, बूटाडाइन। और बूटाडाइन क्या होता है, 1,3 बूटाडाइन यहाँ पे याद करना है। बूटाडाइन मैं आपको बताना चाहूंगी कि बूटाडाइन जस्ट द नेम सजेस्ट, ब्यूटा, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे, देखिए 1 2 3 और 4, ये देख रहे हैं आप, ये चेन, ये 4 कार्बन होंगे और 1 और 3 पोजीशन के बाद डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 1,3 बूटाडाइन। आपको पहले ही बता दिया गया था। ये इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एल्कीन्स और अल्काडाइंस के डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। तो एल्कीन के डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं होमोपॉलीमर्स में, और एल्काडाइन के डेरिवेटिव्स हम पढ़ने लगे। एल्काडाइन इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड्स एक ही सिंगल कंपाउंड में है, और 1 पोजीशन पर और 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड होने की वजह से इसे क्या बोलेंगे, 1,3 बूटाडाइन। अब इसी क्योंकि यहाँ पर H होता है, अगर 1,3 बूटाडाइन होता तो इस सेकंड कार्बन पर क्या होता है, H होता। अब H को रिप्लेस करके हमने क्या ब्रांच में लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या बन गया, 2 मिथाइल। देखिए आप यहाँ से नेमिंग करना शुरू करेंगे तो 2 मिथाइल और 1,3 बूटाडाइन। और इसी के कई सारे मोनोमर, ये तो एक मोनोमर हो गया बच्चों, और इसी के कई मॉलिक्यूल्स, मतलब n मॉलिक्यूल्स जब पॉलीमराइज होंगे, जुड़ेंगे एक साथ, तो वो क्या बना देंगे बच्चों, 1,4 पॉलीआइसोप्रीन रबड़ बना देंगे, जो कि पॉलीमिथाइल बूटाडाइन भी कहलाता है और पॉलीआइसोप्रीन। एक्चुअल में 2 मिथाइल 1,3 बूटाडाइन का कॉमन नेम क्या है, आइसोप्रीन। तो इसका जो पॉलीमर बनेगा वो क्या बन जाएगा, पॉलीआइसोप्रीन। एक बात ध्यान रखने वाली बात और है बच्चों, जब भी आप इस तरह के कंपोनेंट्स को यूज करेंगे, कंपाउंड्स को यूज करेंगे, तो जब आप पॉलीमराइज कर देंगे तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये तो निकल के टूट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसने और भी आगे के मोनोमर यूनिट से लिंक करना है, और जो लास्ट वाला जो डबल बॉन्ड है वो भी टूट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि इन्हें और भी लिंकेजेस लेनी है, और भी मोनोमर मॉलिक्यूल्स को लिंक करना है। और वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जहां डबल बॉन्ड नहीं था, इस वाले देखिए इस सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड नहीं था ना, वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, जहां डबल बॉन्ड था वो टूट के बाहर निकल जाएगा, और जहां डबल बॉन्ड नहीं था वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये लर्न करने के कुछ तरीके हैं। और जब इस तरह से ये पॉलीमराइज होता जाएगा, और अगर मैं लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल के रूप में दिखाऊं तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। जहां एन दिखा देते हैं हम तो ये सिंपली ऐसे दिख जाता है शॉर्ट में, और जब हम खोल के दिखाते हैं तो इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर इसका हो गया लीनियर पॉलीमर। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इनके फॉर्मूलाज की बार बार लिख करके तो आपको लर्न हो जाएगा। दिस इज अ लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीआइसोप्रीन। नाउ कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर। देखिए सबसे पहली बात कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉलीआइसोप्रीन के,
ये इसका एक तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, आपको दिख ही रहा है, और इसके अंदर जो वीक फोर्सेस होते हैं वो वेरी वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो जिसकी वजह से ये एक स्प्रिंग की तरह काम करता है। जब स्टिफनेस नहीं होगी इसके अंदर, वीक वैंडरवाल फोर्सेस की वजह से ये इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, इसी वजह से इलास्टिसिटी होती है, और स्प्रिंग मतलब लूजली बाउंडेड होते हैं, इस वजह से ये इलास्टिक प्रॉपर्टी दे पाता है बच्चों। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेचुरल रबर को जब हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, मतलब मोर देन 335 केल्विन पर, तो ये एक सॉफ्ट रबर के रूप में काम आता है। बट जब हम इसे थोड़ा टेम्परेचर लो करके यूज करते हैं, मतलब अच्छे से हीट करें, तो ये सॉफ्टनेस इसके अंदर रहती है। पर जब हम लो टेम्परेचर पर इसको वो कर देते हैं, मतलब ठंडा करते हैं, तो क्या होता है, इतना टेम्परेचर कम होने के बाद लेस देन 283 केल्विन, ये ब्रिटलनेस आ जाती है इसके अंदर। तो इस वजह से ये जो नेचुरल रबर है बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आता, तो हमने इसका भी एक तोड़ निकाला। इसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए हम आगे आपको बताएंगे कि क्या किया, जिसकी वजह से वो नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर के बीच की चीज हमारे सामने आती है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, वाटर बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है, ये सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, और नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बहुत अच्छे से रेजिस्ट नहीं कर पाता है ये। नेक्स्ट बच्चों, आप क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी उस नेचुरल रबर की और रॉ रबर की, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत थी, उसे वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे काम करने की जरूरत थी, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को थोड़ा और इम्प्रूव करने की जरूरत थी, स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करने की जरूरत थी। तो हमने क्या किया, उस नेचुरल रबर को सल्फर के साथ क्रॉस लिंक्ड करवा दिया, सब सल्फर उसमें रिएक्ट करवाया और उसकी क्रॉस लिंकिंग करवा दी उस स्ट्रक्चर में। तो वो जो रबर सामने आया एक वाइड टेम्परेचर रेंज पे 373 केल्विन और 415 केल्विन की रेंज में, तो उसको हमने क्या नाम दिया बच्चों, एक अप्रोप्रिएट एडिटिव के साथ हमने यूज करा उसको, तो वो नाम आया वल्कनाइजेशन। वल्कनाइज्ड रबर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हीटिंग करने की उस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, टू इम्प्रूव द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर। जस्ट नेक्स्ट, दिस इज अ लीनियर पार्ट एंड दिस इज अ क्रॉस लिंक्ड पार्ट। अब हम बात करते हैं वल्कनाइज्ड रबर के स्ट्रक्चर की। आप देखिए कि इसमें जो स्ट्रक्चर है वो देखिए, अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं पॉलीआइसोप्रीन के, और पॉलीआइसोप्रीन के जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये देख रहे हैं आप। अब जब हमने इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग कर दी, सल्फर को जोड़ दिया, मतलब लीनियर चेन्स को आपस में किससे जोड़ दिया हमने, ये देख रहे हैं आप, सल्फर की लिंकेजेस दे दी। ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे, अलग अलग पॉलीआइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स थे, लीनियर मॉलिक्यूल्स थे, इसके अंदर हमने सल्फर की अलग अलग जगहों पे क्या कर दी, क्रॉस लिंकिंग कर दी। तो ये जो स्ट्रक्चर सामने आया हमारे, क्या सामने आया बच्चों, वल्कनाइज्ड रबर का स्ट्रक्चर सामने आया है। और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मैं आपको बताना चाहूंगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ एक वो चीज होती है कि आप जितना भी इसको खींचोगे ये काफी हद तक काम करेगा, जितने खींचेंगे और वो अच्छे से काम कर पा रहा है, मतलब उसमें खिंचावट है, तो डेट मीन्स उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। और अगर वो अपने आप को इलास्टिसिटी दे ही नहीं पा रहा और थोड़ा सा खींचने पर टूट जाता है, दैट मीन्स इट हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। यूजेबल इन वाइड टेम्परेचर, जो आपने देखा कि नेचुरल रबर जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर हाई करने पर तो सॉफ्ट है, बट जैसे टेम्परेचर लो किया वो ब्रिटल हो जाता है। बट क्योंकि वल्कनाइज्ड रबर इज फॉर्म्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टीज, तो ये यूजफुल है वाइड टेम्परेचर रेंज में भी। कितना भी टेम्परेचर आप थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे तो ये गड़बड़ नहीं होगा, इसकी प्लास्टिक प्रॉपर्टीज रहेंगी। रेजिस्टेंट टू एब्रेशन, इसके अंदर वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस होता है, ये इतनी आसानी से टूटता नहीं है। और ये इसको आप एक तरह से सेमी सिंथेटिक रबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल भी नहीं है और पूरी तरह से सिंथेटिक भी नहीं है। दिस इज द मीडिएटर ऑफ बोथ द रबर्स। अब बात करेंगे एप्लीकेशंस की, तो ये मेनली यूज में आते हैं कार के टायर्स बनाने में और साथ में शू के सोल्स बनाने में, शूज के सोल्स बनाने में इनका बहुत अच्छा यूज होता है। अब बात करते हैं बच्चों सिंथेटिक रबर की। तो इट इज एन एनी वल्कनाइजेशन रबर
विच हैव हाई इलास्टोमेरिक प्रॉपर्टीज। मतलब सिंथेटिक रबर तो देखिए सिंथेटिक है, मैन मेड है, तो इसमें तो जितनी हम प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करना चाहें हम करेंगे। अगर हम मैन मेड बना रहे हैं तो हम चाहेंगे कि जितनी भी प्रॉपर्टीज में अब तक प्रॉब्लम आ रही है हम ना आने दें, तो ये इसमें हाई इलास्टोमेरिक प्रॉपर्टीज हम डालते हैं। और गेटिंग स्ट्रेस टू ट्वाइस इट्स लेंथ, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि जितनी इसकी लेंथ होती है उससे कहीं हद तक हम इसको लगभग डबल लेंथ तक इसको आराम से खींच सकते हैं। मतलब काफ़ी अच्छी इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एज सुन एज द एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग फोर्स इज रिलीज। मतलब आपने खींचा और उस फोर्स को, जो फोर्स आपने लगाया था खींचने के लिए और आपने छोड़ दिया, ये वहीं पर क्या होगा, वापस आ जाएगा अपने शेप में। मतलब ये इसकी इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करता है और साथ साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करता है। इसके जो दे आर आइदर होमोपॉलीमर्स ऑफ 1,3-butadiene डेरिवेटिव्स या कोपॉलीमर ऑफ 1,3-butadiene और इट्स डेरिवेटिव। मतलब दो तरह से ये बन सकता है। इसके एग्जांपल में हम ले लेंगे नियोप्रीन और बूना है। अब होमोपॉलीमर की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया 1,3-butadiene याद कर लीजिए और थोड़े से चेंजेस करते जाइए। अब जहां बात करते हैं हम 1,3-butadiene की, तो यहां हम बात करेंगे कि बूटाडाइन 1,3-butadiene में 2 पोजीशन पर पहले जब मिथाइल की जगह हम क्या कर देते हैं, क्लोरीन लगा देते हैं। यहाँ पर आइसोप्रीन मॉलिक्यूल की में जो CH3 था उसको हटा के अगर हम क्लोरीन लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा बच्चों, क्लोरोप्रीन। बहुत ईजी है याद करना। और अगेन इसी के पॉलीमर्स कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होंगे विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और क्या बना देंगे, क्लोरोप्रीन का पॉलीमर कौन सा होगा, नियोप्रीन। नाम याद करते जाइए, प्रीन के साथ साथ नए नए थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते जाइए और देखते जाइए। वही सेम चीज बच्चों देखो, डबल बॉन्ड खुल के बाहर आ गया, देख रहे हैं आप, और जहां डबल बॉन्ड नहीं था वहां बॉन्ड आ गया, जो मैंने आपको पिछले फॉर्मूले में टिप दी थी। नियोप्रीन को हम पॉलीक्लोरोपीन भी बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि क्लोरोपीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है इसलिए पॉलीक्लोरोपीन भी बोल सकते हैं। इस फॉर्म बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोपीन। नेक्स्ट बच्चों नियोप्रीन। नियोप्रीन में जो सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल। ये बहुत अच्छे से रेजिस्ट करता है वेजिटेबल और मिनरल ऑयल को। इसके बाद एप्लीकेशंस की बात करें तो ये कन्वेयर बेल्ट्स में काम आता है, गास्केट्स में काम आता है और होजेस पाइप्स वगैरह में भी काम में आते हैं। अब बात करेंगे हम एक और कोपॉलीमर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले आपने बूना एस का स्ट्रक्चर देखा, अब मैं आपको बताऊंगी उसी में बूना एन। बूना एन भी एक बहुत अच्छा सिंथेटिक रबर है। और बूना बूना मैंने आपको जैसे द नेम सजेस्ट बूना, और पहले आपको बताई थी टिप, बूना स्टैंड्स फॉर 1,3-butadiene। मतलब 1,3-butadiene रबर, जहां बात करें आपने 1,3-butadiene को तो दिमाग में सेट कर ही लेना है। अगेन बता देती हूँ बच्चों, 4 कार्बन से बना होगा, 1 और 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड होगा तो डाइईन बन गया, नाम जुड़ गया 1,3-butadiene। एन मॉलिक्यूल्स जुड़े। उसके बाद एक्रिलोनाइट्राइल मैंने आपको पहले बताया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन होता है, इथीन में से एक H हटा दिया और CN जोड़ दिया तो क्या बन गया बच्चों, नाइट्राइल। साइनाइड के लिए साइनाइड या नाइट्राइल यूज करते हैं ना, तो CN जुड़ते ही हम एक्रिलोनाइट्राइल बन गया। ये हमने पहले पढ़ा है बच्चों। अब बूटाडाइईन और एक्रिलोनाइट्राइल जब दोनों पॉलीमराइज होंगे, कोपॉलीमराइजेशन करेंगे, क्योंकि 2 मोनोमर्स से यूज हो रहा है, तो वो क्या सामने आएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट, बूना एन। बूना स्टैंड्स फॉर बूटाडाइईन एंड एन स्टैंड्स फॉर एक्रिलोनाइट्राइल। एन जहां साइनर रहते हैं वहां पर हम एन यूज करते हैं, आपने नेमिंग में भी लास्ट ईयर पढ़ा होगा ना 11th क्लास में। दोनों को जोड़ दिया आपने, आप देखेंगे दोनों को सिंपली जोड़ दिया है। वहीं सिंगल बॉन्ड, जहां डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड होकर के इन 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ने में काम आएगा, और जहां डबल बॉन्ड नहीं था, मतलब सिंगल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है वो राइट में शिफ्ट होता जाएगा, आप ये देख सकते हो। या आप कह सकते हो कि डबल बॉन्ड जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। ये वाला डबल बॉन्ड बच्चों देखो ये इधर आ गया, इससे दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, इस वाले पर आ गया जहां पर सिंगल बॉन्ड था। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या हुआ, और ये वाला जो है वो
ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, इससे ये मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ ये आपस में जुड़ गए, अगला मॉलिक्यूल जुड़ गया, और इस तरह से और लंबी चेन जुड़ती चली जाएगी और आपका कोपॉलीमराइज्ड बुनायन बन जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों इसके प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस की। बुना एन इज रेजिस्टेंट टू पेट्रोल, लुब्रिकेंट ऑयल्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के रेजिस्टेंट होता है। दूसरा ये बात करें तो ये टैंक की लाइनिंग्स में काम में आता है और साथ साथ ऑयल सील्स वगैरह बनाने में भी हेल्प करता है। इसके बाद बात करेंगे बच्चों, पॉलीमर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। हमने अब तक बहुत कुछ पढ़ लिया इस चैप्टर के अंदर। हमने नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर पढ़ लिए, हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ लिया, हमने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पढ़ लिया, हमने होमोपॉलीमर पढ़ लिया, हमने कोपॉलीमर्स पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे नेचर की। दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और बायोडिग्रेडेबल। आपको पता है बच्चों कि हम कहते हैं कि प्लास्टिक्स, देखो पॉलीमर जहाँ नाम आता है वहाँ प्लास्टिक्स वर्ड जुड़ जाता है। प्लास्टिक्स आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अस। आपको पता है कितना इसके लिए काफ़ी रैलीज और सब कुछ चलाया जा रहा है कि पॉलीथीन्स मत फेंको और ये, क्योंकि कुछ जो पॉलीमर्स होते हैं, कुछ जो प्लास्टिक्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, वो डिग्रेड नहीं हो पाते इजीली, वो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ तक कि हमारे जो एनिमल्स हैं वो तक उनकी, जैसे जहाँ आप देखते वेस्टेज होती है तो एनिमल्स भी मर जाते हैं उनको खा के। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं वो उस तरह के पॉलीमर जो विच कैन नॉट बी बायोलॉजिकली डिग्रेडेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस लाइक बैक्टीरिया। जो हमारे आपको पता है कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो कुछ हेल्पफुल जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं प्लास्टिक्स को रिड्यूस करने में। तो वो कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो इनके द्वारा भी खुद से, जिसे कह सकते हैं हम कि खुद से डिकम्पोज नहीं हो पाते किसी भी प्रोसेस के द्वारा। तो उसके लिए बहुत कुछ हमें केमिकल प्रोसेसेस यूज करना पड़ता है। नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा नेचुरली बैक्टीरिया जो जन्म लेते हैं उनके द्वारा वो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे पॉलीमर्स जो है हार्मफुल रहते हैं। इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया बच्चों, टेफ्लॉन हो गया, बेकेलाइट हो गया, पॉलीमिथाइल मिथिक एक्रिलेट हो गया, नियोप्रिन हो गया। ये सब जो पॉलीमर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये कितना ज़्यादा सॉलिड वेस्ट है जो इकट्ठा हो जाता है कई बार और डिकम्पोज नहीं हो पाता, और इनको खाने से हमारे एनिमल्स तक सरवाइव नहीं कर पाते, एकदम से मर जाते हैं। तो ऐसे में ये कितने हार्मफुल रहेंगे। अब बात करते हैं बच्चों बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की, जो हमारे सिलेबस में है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर द पॉलीमर्स विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, विच कैन बी डिग्रेडेड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो हमारे जो लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनके द्वारा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो धीरे धीरे करके डिग्रेड हो जाते हैं और उनका जो हार्मफुल इफेक्ट होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वो एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं करते। तो ऐसे पॉलीमर्स बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं और इनको हम कहते हैं, इनको यूज करने की सलाह दी जाती है बार बार। गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनके लिए इश्यूज उठाती है, रैलीज निकालती है, से नो टू प्लास्टिक बैग्स के लिए भी काम होता है। तो बच्चों इसीलिए हमें अब जो मेन इनके एग्जाम्पल्स में हमने काम करना है, पीएचपी भी पढ़ेंगे हम, और एक नायलन 2 नायलन 6 जो हमारे सिलेबस में वो हम पढ़ेंगे। की फुल फॉर्म देख लीजिए, अभी मैं आपको बताने लगी हूँ। डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इनके बीच में एक डिफरेंस चेक कर लीजिए बच्चों। देखिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल मैंने दिखा रखे हैं आपको। दीज आर सुटेबल फॉर अस एंड दीज आर नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर अस। तो इनको कम से कम यूज करना चाहिए। जो रीयूज ना हो सके, जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे लिविंग लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, तो हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम यूज़ में कमी करनी चाहिए उनके लिए। तो बच्चों देखिए, डिग्रेडेशन प्रोसेस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज रैपिड। इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा रैपिड होता है, उसमें बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इतना आसानी से डिग्रेडेशन नहीं हो पाता। इज डिकम्पोज एंड डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स के द्वारा होता है और ये माइक्रोब्स के द्वारा नहीं हो पाता, जो बैक्टीरियाज होते हैं।
ये नॉट एक्यूमुलेटेड बट आर यूज्ड अप इन शॉर्ट टाइम। ये जो वेस्ट होती है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इकट्ठी नहीं होती है और धीरे 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 हम इसको यूज़ करते चले जाते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो इकट्ठी होती चली जाती है, और फिर उसको यूज़ कर पाना सॉलिड वेस्ट को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद बात करेंगे कि बैक, इसका जो टर्न ओवर है वो बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं और कवर कर सकते हैं, पर इसका जो बहुत स्लो होता है और बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, इसलिए हमें अवॉइड ही करना चाहिए। और इसके बाद बात करें तो दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती है, दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, मैन्योर, कंपोस्ट एंड बायोगैस, मतलब यूजफुल प्रोडक्ट्स में हम काम में ले सकते हैं। बट यहाँ पर दे आर कैन बी सेपरेटेड एंड रिसाइकल, बट द प्रोसेस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत मुश्किल है इसको करना। तो थोड़ा सा ये एक डिफरेंस भी तैयार कर सकते हैं, आप कॉमनली पूछ ले सकते हैं इसको। अब बात करते हैं हम मेनली जो हमारे सिलेबस में है PHBV, जिसकी फुल फॉर्म है, ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बट जब आप एक बार लर्न कर लेंगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। पॉलीबीटा, आपको साउथ में नाम होते हैं ना, अन्ना मन्ना करके नाम होते हैं और लंबे लंबे नाम होते हैं, मुझे भी नहीं ध्यान आ रहे किस तरह के नाम होते हैं, तो उनके जो नाम होते हैं वो इतने लंबे लंबे होते हैं कि साउथ वालों के कि हमें मतलब हमें लगता है कि क्या अपने पूरे जिले का नाम बता रहे हैं, पूरे अपना बायोडाटा दे रहे हैं कि नाम बता रहे हैं। उसी तरह से PHBV का एक नाम है, थोड़ा सा ट्राई करके इसको लर्न करिए। पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। अब इससे ये पता चल गया कि कोपॉलीमर है ये, ठीक है। हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट से ये पता चल रहा है कि हाइड्रोक्सी वर्ड यूज होगा और ब्यूटीरेट मतलब 4 कार्बन वाला कंपाउंड होगा, और OH जो है वो एज अ ब्रांच यूज होगा क्योंकि वो है ना हाइड्रोक्सी। और इधर देखिए हाइड्रोक्सी वेलरेट के लिए आप याद कर लीजिए 5 कार्बन वाला कंपाउंड होगा, मतलब पेंटेन। तो देखते हैं इसके मोनोमर्स, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम, ये देखिए मैंने आपको बोला है ना 3, इसका जो मोनोमर होगा वो क्या है, सबसे पहले हम मोनोमर्स की बात कर लेते हैं। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड, मैंने आपको बताया था ब्यूटीरेट, हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट से क्या बन गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड आ गया तो COH ग्रुप आ गया। 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 और 4। हाइड्रोक्सी तीसरी पोजीशन पर, तीसरे नंबर पे देख लो हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड लर्न हो जाएगा बड़ी इजीली। इसके बाद बात करते हैं, मैंने आपको बताया वेलरेट के लिए हम 5 का कार्बन वाला यूज करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, अगेन 3 हाइड्रोक्सी तीसरी पोजीशन पर ये पेंटेनोइक एसिड, मतलब वो सिर्फ फर्क कितना है, 1 कार्बन का फर्क है। ये 2 मोनोमर्स आपने ले लेने। और क्या होगा देखिए, कोपॉलीमराइजेशन होने के वक्त वही सेम, OH यहां से निकल जाएगा इस वाले कंपाउंड से और H यहां से निकल जाएगा, इसमें से H निकाल लीजिए पेंटेनोइक वाले से और यहां से OH निकाल लीजिए, दोनों को रिलीज कर दिया, पॉलीमराइजेशन हुआ। पॉलीमराइजेशन के दौरान आपका कंपोनेंट देखो, ये OH निकल गया यहां पर और O आ गया, इस O से इसको ज्वाइन कर लीजिए, घुमा दीजिए प्रोडक्ट को, और CH ये एज अ ब्रांच यूज हो जाएगा ना, यहां से कनेक्ट कर दिया हमने सीधा, यहाँ O यूज हो गया, C यूज हो गया, यहां से सीधा कनेक्ट कर दिया, कहा यहाँ इस कार्बन के साथ, ठीक है, और CH हो गया, ये एज अ ब्रांच हमने यूज कर लिया, ये पूरा CH2 CH3, ठीक है। लर्न करने का तरीका बता रही हूं मैं आपको। CH2 COH, सबसे पहले जो पॉलीमराइज होने के बाद दोनों के जुड़ने के बाद जो प्रोडक्ट सामने है मैं वो बताना चाह रही हूँ, N तो साथ में आ ही जाएंगे बाद में। प्रोडक्ट सामने आ गया, यहाँ पर लिंकेज किसकी आ गई, एस्टर लिंकेज आ गई फिर से, जो हमने पहले पढ़ी थी हमने पॉलिस्टर में। नाउ अब जो पॉलीमराइजेशन से जो मेन स्ट्रक्चर सामने आएगा, ये तो आपको समझाने के लिए बताया गया था कि कैसे लिंकेज होगी और कैसे H2O बाहर निकलेगा। इसमें -H2O और आपने शो करना है, मिसिंग है। देखिए वही सेम यहां से फिर यही होगा, अगेन आगे जैसे ये चेन बढ़ती जाएगी, ये तो एक मोनोमर जो जुड़ के, जो इन दो मोनोमर से जुड़ के जो एक पॉलीमर के लिए जो मोनोमर काम आएगा, जिसके आगे जुड़ने से एक लंबी चेन बढ़ती जाएगी, वो आ गया आपके सामने। अब आप ये देखिए यहां से अगेन O हट गया, H हट गया,
यहाँ से ये निकल गया, ये आगे जुड़ जाएगा, काम हो गया। उसके बाद ये CO ग्रुप आ गया, उसके बाद ये आ गया, और यहाँ से फिर वही OH लॉस होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी एक तरफ से OH और एक तरफ से O निकलता जाएगा, और इस तरह से एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल सामने आ जाएगा। कीप प्रैक्टिसिंग, 2-3 बार लिख के देखेंगे, आपको लर्न हो जाएगा बच्चों। बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है बट लगेगा नहीं, जिस तरह से मैंने आपको टेक्निक बताई है लर्न करने की, आप लर्न करिए, आपको अच्छा लगेगा, हेल्पफुल होगा। इसके बाद बात करते हैं हम एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस में ये स्पेशल टाइप की पैकेजिंग में काम आता है बच्चों, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में काम में आता है ये, और कंट्रोल ड्रग रिलीजेस में काम आता है। कुछ तरह के कंट्रोल, ये जो ड्रग्स में ये होता है ना प्लास्टिक्स, यहाँ भी ये यूज में आता है, तो इस तरह की चीज़ों में काम में आता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, नायलॉन 2 नायलॉन 6। आपने अब क्या पढ़ा था अब तक? नायलॉन 6 पढ़ा था, आप नायलॉन 6 की बात कर रहे थे, कर चुके हैं हम। अब आप सोच रहे मैम ये क्या एक और बला ले आई हैं हमारे लिए, नायलॉन 2 नायलॉन 6। ये लास्ट है, प्रॉमिस करती हूँ, इसके बाद कोई स्ट्रक्चर नहीं समझाऊंगी। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो गए हैं आपके लिए, कोई बात नहीं, एक और ट्राई मार लेते हैं हम। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन आपने मेडिसिन के लिए के अंदर नाम सुना होगा, ग्लाइसिन, सिंपली CH2। ग्लाइसिन, जहां ग्लाइकोल वर्ड याद आता है ना, आप ध्यान रख लीजिए, ग्लाई 2 कार्बन होते हैं उसमें, और ग्लाइसिन में आपका COH ग्रुप भी होगा और NH2 ग्रुप भी होगा, ध्यान रख लीजिए। इसके बाद एमिनो कैप्रोइक एसिड, मतलब 6 कार्बन से जो बनेगा, एमीन ग्रुप हो गया, 6 कार्बन हो गए, कैप्रोइक एसिड, लर्न कर लीजिए, लर्न करने के तरीके। अगेन कोपॉलीमराइजेशन से जो प्रोडक्ट सामने आएगा, इन दोनों के कोपॉलीमराइजेशन से जो प्रोडक्ट सामने आएगा, कैसे देखिए, यहां से OH जुड़ हटेगा, इस वाले से ग्लाइसिन के COH से OH हटेगा, यहाँ से H हटेगा, क्या बन जाएगा बच्चों? H2O बाहर निकल गया, निकल गया, और लिंकेज कौन सी आ गई? CONH लिंकेज आ गई बीच में, जो हमने पॉलीमाइड में पढ़ी थी, अगेन नायलॉन 6 में पढ़ी थी। देखिए NH2 CH2, यहाँ से OH हट गया तो क्या बचा? CO बचा, यहाँ से H हट गया तो क्या बचा बच्चों? NH बच गया, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर COH, ये कोपॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट हो गया। अब इसी की चेन जुड़ती चली जाएगी और जो प्रोडक्ट सामने आएगा वो ये आएगा। हम पहले आपको इनको जोड़ना सिखाते हैं यहाँ पर, और जोड़ के जो फिर आगे चेन में जुड़ता जाएगा वो तो है ही। अब आगे चेन में जुड़ता जाएगा, यहाँ से आगे चेन में जुड़ता जाएगा, और ये OH हटता जाएगा, यहाँ से H हटता जाएगा, इस तरह से देख रहे हैं, और लंबी चेन आपके सामने आ जाएगी। और ये चेन किसकी है? आपने ध्यान रखना है, नायलॉन 6 जहाँ आ जाता है वहाँ पर एमाइड लिंकेज आती है, थोड़ा सा लर्न करने का तरीका है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आपको लर्न करने के बहुत सारे तरीके, आपको फॉर्मूलाज को लर्न करने के तरीके आपको सिखा दिए हैं। दैट्स द एंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब एक बेसिक स्ट्रक्चर का जो हमारे NCERT में लास्टली कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं जो हमने यहाँ डिस्कस नहीं किए हैं, बट उनका मोटा मोटा आप पढ़ लीजिए, सो डेट आपका कोई भी क्वेश्चन नॉन आंसरेबल ना रहे, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए आप तैयारी कर सके और आप पढ़ सके। देखिए इथीन आप पढ़ चुके हैं, अब प्रोपीन की बारी है, जहाँ 3 कार्बन आ जाते हैं वहाँ प्रोपीन बन जाता है, और पॉलीप्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और मैन्युफैक्चर ऑफ रबर्स और टॉयज और पाइप्स और फाइबर्स में ये काम आएगा। उसके बाद स्टायरीन की बात करें तो अगेन मैंने आपको बताया है कि CH2CH C6H5 जो है वो मतलब जस्ट CH में आप जब H हटा करके C6H5 जोड़ देंगे तो वो क्या होगा? स्टायरीन बन जाएगा। और स्टायरीन बनने के बाद CH हटाते ही C6H5 जोड़ दीजिए, ये क्या बन जाएगा? स्टायरीन बन जाएगा। आपको लर्न करने के थोड़े से तरीके बता रही हूँ और इनके यूजेस आप लर्न कर लीजिए, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं रहेगा आपके लिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल आपको पढ़ा हुआ है आपने पहले भी, विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला 11th क्लास में। तो CH वही अगेन CH2 डबल बॉन्ड CH2 में से एक H हटा के Cl जोड़ दीजिए, विनाइल क्लोराइड बन जाता है। और उसका यूज़ का होता है रेनकोट्स वगैरह बनाने में यूज़ में होता है। उसके बाद यूरिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन देख लीजिए, यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड के
जुड़ने से बनेगा। जिस तरह से आप वो लर्न कर रहे हैं थोड़ा सा इस पर और फोकस कर लीजिए, आपका काम हो जाए। अनब्रेकेबल कप्स और लेमिनेटेड शीट्स बनती हैं इससे। ग्लाइप्टल, ग्लाइप्टल जो होता है, ग्ली वर्ड आ गया तो इथाइलिन ग्लाइकोल याद कर लीजिए। और थैलिक एसिड, ये जो है इसकी फुल फॉर्म से ही आपको पता चल रहा है, थैलिक एसिड इसमें यूज होगा और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। पेंट्स और लैक्वास में ये काम में आते हैं। आपसे बेसिकली क्या है, किसी भी कंपोनेंट का मोनोमर्स पूछे जा सकते हैं, उनके यूजेस पूछे जा सकते हैं। तो आप एक ये टेबल जस्ट एक लर्न कर लीजिए। इनकी आपको प्रिपरेशंस नहीं पूछी जाएंगी, आपसे जैसा है ये उसी तरह से पूछा जाएगा। बेकेलाइट आपको पहले ही हम बता चुके हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो इनके जितने भी जो बेकेलाइट है और इन सब के मोनोमर्स, बेसिकली मोनोमर्स 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकते हैं, उनके एप्लीकेशंस पूछे जा सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स पूछे जा सकते हैं। तो जस्ट फोकस ऑन दैट और बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही काम आने वाला, डेली यूज में काम आने वाली चीज़ों वाला चैप्टर है। तो बच्चे तैयार कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।